नमस्कार साथियों, मैं स्वरूप सिंह वरिष्ठ अध्यापक आप ही के अपने चैनल साहित्यिक संवर्धन मंच पर एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने कक्षा 12वीं विषय हिंदी साहित्य प्रथम सरयू के पद्य खंड का एक अध्याय कबीरदास को पढ़ा था, जिसमें कबीर की साखियाँ और कबीर के 2 पद लिए थे। और आज हम नए वीडियो के साथ इसी हिंदी साहित्य प्रथम कक्षा 12 सरयू के गद्य का पहला पाठ शुरू करते हैं, जो कि अनुक्रमणिका या इंडेक्स के लिहाज से ये 13वां पाठ होगा इस पाठ्य पुस्तक का। मित्रों, ये पहला जो गद्य का पाठ है, इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद है और गुल्ली डंडा नामक जो अध्याय है ये उनकी एक कहानी है। तो हम पाठ परिचय और पाठ के जो भी महत्वपूर्ण कंटेंट है उसका अध्ययन कर रहे हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय समय पर नए नोटिफिकेशन से अवगत किया जा सके। चलिए, तो बिना देरी किए हम सीधे इस पाठ का जो पाठ परिचय है उसको देखें। पाठ परिचय में आप देखेंगे कि प्रस्तुत कहानी गुल्ली डंडा में बचपन की यादें संजोई गई है। कहानी बड़े कौशल से इस सच्चाई को चरितार्थ करती है कि पद और प्रतिष्ठा मनुष्य के बीच के नैसर्गिक संबंध को समाप्त कर देती है। पद और प्रतिष्ठा आप थोड़ा आगे जा कर के देखेंगे। जो हमारी कहानी का कथानक है वो थानेदार का लड़का है और किस प्रकार से वो जब दांव पेच करता है तो उसमें दूरी हो जाती है। कहानी में कथानायक और गया दोनों बाल सखा है। दोनों ही बाल अवस्था में बिना किसी भेदभाव के गुल्ली डंडा खेलते थे। कथानायक, जो कि थानेदार का लड़का है, ये महत्वपूर्ण है कि जो कथानायक है वो थानेदार का लड़का है और केंद्रित तो उसी पर है, लेकिन मोटे रूप में किस प्रकार से पद और प्रतिष्ठा एक प्रकार से दोनों के बीच में दोस्ताना संबंध है, उनके बीच में दूरी का काम करती है। पूरा पाठ इसी आधार को बना करके रखा गया है। दांव देने के विवाद में गया के हाथों पिट भी गया था, परंतु उसने किसी से शिकायत नहीं की। 20 साल बाद कथानायक जो अब इंजीनियर हो गया है उसी गांव में आता है। यहाँ वह बचपन की स्मृतियों को सजीव करने के लिए गया से मिलता है। इसमें आप इस चीज़ को रेखांकित करें कि ये 20 साल बाद पूछा जा सकता है कि समय के संदर्भ में, तो आपके इस समय को भी थोड़ा ध्यान रख लेना। 20 साल बाद की बात इसमें बताई गई है, तो थोड़ा ये महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए से भी आप ध्यान रख लेना। दोनों के बीच में 20 साल बाद थानेदार का जो लड़का कथानायक है वो उसी क्षेत्र का इंजीनियर बन करके आता है। यहाँ वह बचपन की स्मृतियों को सजीव करने के लिए गया से मिलता है और उसके साथ गुल्ली डंडा खेलना चाहता है। उसके बहुत आग्रह पर गया खेलता तो है, लेकिन उसके खेल में बचपन वाली बात कथानायक को नज़र नहीं आती। या कथानायक सोचता है कि उसकी अप्सरी गया और उसके बीच दीवार बन गई है। यह दर्शाते हुए कहानी का समापन हो जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना कि जो उनको पद और प्रतिष्ठा मिलती है वो गया के बीच में और कथानायक के बीच में जो उनकी मित्रता में स्वाभाविकता होनी चाहिए उसके लिए दूरी का काम करती है। हमारे अंग्रेज दोस्त माने
अब मैं मूल पाठ में प्रवेश कर रहा हूँ। हमारे अंग्रेज दोस्त माने या ना माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। इस चीज़ को रेखांकित कर लेना कि लेखक ने गुल्ली डंडा को सभी खेलों का राजा बताया है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोट पोट हो जाता है। यहाँ ये जी लोट पोट हो जाना मुहावरा है। इसका अर्थ होता है अत्यंत प्रसन्नता होना, एक प्रकार से मन में गुदगुदी पैदा होना, जी लोट पोट हो जाना। कहते हैं कि इनके साथ जाकर खेलने लगूं, न लॉन की ज़रूरत, न कोर्ट की, न नेट की, न थापी की। कहने का आशय है कि गुल्ली डंडा जो है वो सब खेलों में सस्ता है। मज़े से किसी पेड़ से एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और दो आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। और वैसे हम यहाँ गुल्ली डंडा गेम से अच्छी तरह वाकिफ़ है कि हमारे भारतीय संस्कृति में ये प्राचीन काल में एक खेल रहा है। अगला देखिए, विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उनके सामान महंगे होते हैं। ये यहाँ से छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो विलायती खेल हैं उसमें सबसे बड़ा ऐब का अर्थ होता है कमी ये है कि उसमें जो भी हम चीज़ लेते हैं वो महंगी है। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा न खर्च कीजिए खिलाड़ियों में शुमार नहीं हो सकता। यहाँ गुल्ली डंडा है कि बिना हर फिटकरी के चोखा रंग देता है, यानी कि बहुत सस्ता है। पर हम अंग्रेजी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीज़ों से अरुचि हो गई। स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपये सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। किसी को यह नहीं सूझता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए है जिसके पास धन है। गरीब लड़कों के सिर क्यों ये व्यसन मरते हो? ठीक है, गुल्ली डंडा से आँख फूट जाने का भय रहता है, क्योंकि जिस प्रकार से वो डंडी गुल्ली के माध्यम से मारी जाती है तो उसमें हो सकता है कि लगने का भय हो। तो क्रिकेट से सिर फूट जाने, तिल्ली फट जाने, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता। अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को वैसाखी से बदल बैठे। ये अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। रेखांकित कर रहा हूँ कि सबसे अच्छा खेल कथानक को गुल्ली डंडा लगता है और बचपन की जो मधुर स्मृतियाँ हैं उसमें इसी गुल्ली डंडा को मोटे रूप में बताया गया है। आगे देखें आप, वह प्रातःकाल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव जिसमें छूत अछूत अमीर गरीब का बिल्कुल भेद न रहता था, जिसमें अमीराना चौंचलों की, प्रदर्शन की, अभिमान की गुंजाइश ही न थी। ये उसी वक्त भूलेगा जब घर वाले बिगड़ रही है, पिताजी चौके पर बैठे वेग से रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं, अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है। लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकार में भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है और मैं हूँ कि पदाने में मस्त हूँ। या पदाने का मतलब होता है खेलना और खिलाने में, दौड़ाना उनको खेल में। न नहाने की सुधि है न खाने की। गुल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। अब आप आगे देखें, मेरे हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का था। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रख लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं कथानायक के साथ साथ में ये कहानी गया के इर्द गिर्द भी घूमती है। मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा, दुबला है, लंबा, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां, बंदरों की सी चपलता, वही झल्लाट।
गुल्ली कैसी ही हो, उस पर इस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन। कौन? गया। जो इनका जो भी गुल्ली डंडा क्लब था उनमें सबसे क्षिप्र गति का कोई खिलाड़ी हो तो ये गया ही था, जो उनके हमजोलियों में साथ साथ खेला करता था। जिसकी तरफ वह आ जाए उसकी जीत निश्चित थी। हम सब उसे दूर से आते देख उसका दौड़कर स्वागत करते थे और उसे अपना गोया बना लेते थे। अब ये जो गोया है ये भागीदार, साथी, सखा, जैसा कि हम भी कोई भी खेल खेलते हैं तो उसमें अपने अपने गोया बनाते हैं। अब आप आगे देखें। एक दिन मैं और गया दोनों ही खेल रहे थे। वह पदा रहा था यानी कि मुझे खिला रहा था, मैं पद रहा था यानी कि मैं खेल रहा था। मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, पदना 1 मिनट का भी अखरता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली। गला छुड़ाना मुहावरा है जो ऐसे अवसर पर शास्त्रविद होने पर भी क्षम्य है, लेकिन गया अपना दांव लिए बगैर मेरा पिंड न छोड़ता था। मैं घर की ओर भागा, अनुनय विनय का कोई असर न हुआ। गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा तान कर बोला, मेरा दांव देकर जाओ। पदा है तो बड़े बहादुर बन के पदने के बेर क्यों भाग जाते हो। ये बेर का अर्थ होता है समय या अवसर, कि जब आपको खेलना था तब तो खेले, जब मेरी खेलने की बारी आ गई तो आप भागने चले हो। तुम दिन भर पदाओ तो मैं दिन भर पदता रहूं। हाँ, तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा, न खाने जाऊं न पीने जाऊं। हाँ, मेरा दांव दिए बिना कहीं नहीं जा सकते। कथानायक और गया के बीच में ये संवाद चलता है। गया कहता, हाँ मेरे गुलाम हो, मैं घर जाता हूँ, देखो मेरा क्या कर लेते हो। घर कैसे जाओगे, कोई दिल लगी है, दांव दिया है दांव लेंगे। अच्छा, कल मैंने अमरूद खिलाया था वह लौटा दो। ये कथानायक पिछली बात को गया के साथ साझा करता है, वह तो पेट में चला गया, ऐसा गया कहता है। अब आप आगे देखिएगा। निकालो पेट से, तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद, तुमने दिया था तब मैंने खाया। ये गया प्रत्युत्तर देता है, मैं तुमसे मांगने न गया था, अर्थात तूने अपना गोया बनाने के चक्कर में मुझे कल अमरूद दिया था इसलिए मैंने खा लिया। जब तक मेरा अमरूद न दोगे मैं दांव न दूंगा, यानी कि मुझे आपको अमरूद देना पड़ेगा। मैं समझता था न्याय मेरी ओर है, आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा, कोई ना कोई लालच रही होगी निश्चित रूप से। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है। ये एक प्रकार से हमारा जो भी व्यवहार है उन पर मुंशी प्रेमचंद का एक प्रश्न है कि हम सब कुछ करते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ काम करता है। भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए ही देते हैं, हम भीख भी देते हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ रहता है। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसे मुझसे दाम लेने का क्या अधिकार है। रिश्वत देकर तो लोग खून पचा जाते हैं। ये हमारी आजकल की जो रिश्वतखोरी, जो प्रशासनिक ढांचागत व्यवस्था की लाल फीताशाही है, ये पाठ का छोटा सा अंश इस पर प्रश्न उठाता है। ये मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा। अमरूद पैसे के 5 वाले थे जो गया के बाप को भी नसीब न होंगे। ये सरासर अन्याय था। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दाम देकर जाओ, अमरूद समरूद मैं नहीं जानता, अर्थात जो दाम है वो दे करके ही जाओ। मुझे न्याय का बल था, वह अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वह मुझे जाने न देता। मैंने उसे गाली दी, प्रत्युत्तर में क्या हुआ, उसने उससे कड़ी गाली दी, और गाली ही नहीं एक चांटा जमा दिया। मैंने उसे डांट से काट लिया, उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा लिया। मैं रोने लगा। गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला न कर सका, भागा। मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुंचा।
मैं थानेदार का लड़का एक अधने से लड़के के हाथों पिट गया। ये मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी से शिकायत नहीं की। तो इसमें अब आप देखते हैं या समझने की कोशिश करें कि जो गया है और हमारा जो कथानक है वो दोनों अपने बाल्यावस्था में अपने गांव में मिलजुल करके खेलते हैं, और खेलते खेलते किस प्रकार से एक दूसरे के बीच में वाद विवाद हो जाता है या टकराट हो जाती है, उसको यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। उन्हीं दिनों पिताजी का वहाँ से तबादला हो गया और ये पूरी तरह से कहानी एक प्रकार से मोड़ लेती है। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से बिछुड़ जाने का बिल्कुल दुख नहीं हुआ, यानी कि कथानायक को प्रसन्नता होती है। पिताजी दुखी थे, यह बड़ी आमदनी की जगह थी। एक बार पुनः प्रशासनिक व्यवस्था की जो नींव है उन पर प्रश्न खड़ा किया गया है इस माध्यम से। अम्मा जी भी दुखी थी, यहाँ सब चीज़ें सस्ती थी और मूल्य की स्त्रियों से घेराव सा हो गया था, लेकिन मारे खुशी के फूले न समाता था। फूले न समाना मुहावरा है। बहुत ज़्यादा प्रश्न होना। कथानायक पिताजी के तबादले से प्रसन्न होता है। लड़कों से जीठ उड़ा रहा था। वहाँ ऐसे घर थोड़े ही होते हैं, ऐसे ऐसे ऊंचे घर है कि आसमान से बातें करते हैं। वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो उसे जेल हो जाए। या जेल का मतलब आप कारावास या जेल ही समझेंगे। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतला रही थी कि मैं उनकी निगाह में कितना ऊंचा उठ गया हूँ। बच्चों में मिथ्या को सत्य बना लेने की शक्ति है, जिसे हम जो सत्य को मिथ्या बना लेते हैं क्या समझेंगे। उन बेचारों को मुझसे कितनी स्पर्धा हो रही थी, मानो कह रहे थे तुम भगवान हो भाई, जाओ, हमें तो इसी उजड़ ग्राम में जीना भी है और मरना भी। तो इस पद में आप देखेंगे कि इनके पिता का तबादला कहीं और हो जाता है तो उनके पिता उनके माता दुखी होते हैं, लेकिन जो हमारा कथानायक है वो इसलिए प्रश्न होता है कि वहाँ जाकर के ऐशो आराम शान शौकत की ज़िंदगी को जिया जाएगा। और ऐसे करते करते कहानी में एक बार फिर ट्विस्ट आता है, यहाँ कहानी में बदलाव आता है। और बदलाव आने के बाद में अब आप देखेंगे कि 20 साल गुजर गए, यानी कि जब बचपन की अवस्था थी उनसे लेकर के और इनके पिताजी का तबादला हो जाता है और वो 20 साल आगे जाकर के बात किस प्रकार से आती है। मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी ज़िले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। यानी कि इससे पहले जहाँ इनके पिताजी पदस्थापित थे, कथानायक उसी गांव के डाक बंगले में ठहरता है। उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बाल स्मृतियाँ हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकला। आँख किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, पर उस परिचित नाम के सिवा वहाँ और कुछ परिचित न था। जहाँ खंडर था वहाँ पक्के मकान खड़े थे, जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था वहाँ अब सुंदर बगीचा था। स्थान की काया पलट हो गई थी। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान न होता तो मैं इसे पहचान भी नहीं सकता था। बहुत सामान्य सी बात है, इसमें ज़्यादा चर्चा करने जैसा कोई विषय मुझे नज़र नहीं आ रहा है। बचपन की संचित और अमर स्मृतियाँ वहाँ खोले अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीर हो रही थी, मगर वह दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपट कर रोऊं और कहूं तुम मुझे भूल गई, मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूं। और निश्चित रूप से 20 साल के बड़े अरसे के बाद में आप किसी भी क्षेत्र पर अगर दोबारा जाते हैं तो उसमें आमूलचूल परिवर्तन देखने को दृष्टिगत होता है। ये सीधी सी बात है। और हमारा जो कथानायक है वो इंजीनियरिंग करके और उस ज़िले का दौरा करने के बाद में वहाँ आता है तो उसको भी ऐसी कुछ प्रतीति होती है। सहसा एक खुली जगह में मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखा।
एक क्षण के लिए मैं अपने को बिल्कुल भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूँ। साहबी ठाठ में, रोब और अधिकार के आवरण में जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी है? एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेटकर सहमे हुए स्वर में कहा, कौन गया? गया चर्मकार। मैंने यूं ही कहा, हाँ हाँ वही, गया नाम का कोई आदमी है तो शायद वही हो। अब इसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो छूत अछूत जाति इस प्रकार की बात का ये है कि छोटे बच्चे जब होते हैं तो उनको इस चीज़ का आभास नहीं होता है। जब गया के साथ मैं कथानक खेलता था तब इनको ये पता नहीं था कि गया चर्मकार है या किसी जाति का है। लेकिन उसके बाद में जब बड़ा होता है और जो बच्चे खेल रहे थे वो उनसे प्रश्न करते हैं तो उन्होंने यूं ही सहमति के लिए सिर हिला दिया। अब आप आगे देखें। हाँ है तो ज़रा उसे बुला सकते हो। लड़का दौड़ता हुआ गया और एक क्षण में, अब इसके आगे गया का पूरा जो शारीरिक भाषा है उसका जिक्र बड़े मनोरम ढंग से किया गया है कि एक क्षण में एक 5 हाथ के काले देव को साथ लिए आता दिखाई दिया। मैं दूर ही से पहचान गया, उसकी ओर लपकना चाहता था कि उसके गले लेपट जाऊं, पर कुछ सोच कर रह गया। बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया। हाँ मालिक। भला पहचानूंगा क्यों नहीं, आप मज़े में रहें। ये दूसरी बार जब 20 सालों के बाद में दोबारा जब मिलते हैं तो हमारे कथानायक और गया के दरमियान जो संवाद होता है उसका जिक्र किया है। बहुत मज़े में, तुम अपनी कहो। डिप्टी साहब का साइस हूँ। इसमें आपके साइस नौकर को कहते हैं। तो ये गया जो है इनका जो काम है वो डिप्टी साहब का साइस है। मतई मोहन दुर्गा सब कहाँ है, कुछ खबर है? यानी कि गया को हमारे कथानायक या थानेदार का लड़का है या इंजीनियर है वो पूछता है तो वो गया बताता है कि मतई मर गया, दुर्गा और मोहन दोनों डाकिए हो गए हैं। और आप? मैं तो ज़िले का इंजीनियर हूँ। सरकार तो पहले ही बड़े जैन थे। जैन का मतलब समझदार, होशियार, अक्लवान, इस प्रकार से। अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? गया ने मेरी और प्रसन्न की आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा क्यों खेलूंगा या क्या खेलूंगा सरकार, अब तो धंधे से छुट्टी नहीं मिलती। आओ आज हम तुम खेलें, तुम पदाना हम पदेंगे, तुम्हारा एक दांव हमारे ऊपर है, वह आज ले लो। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। वह ठहरा टक्के का मजदूर, मैं एक बड़ा अफसर, हमारा और उसका क्या जोड़। बेचारा झेंप रहा था। यह जो पद और प्रतिष्ठा है उसका उल्लेख इसमें किया गया है कि किस प्रकार से पद और प्रतिष्ठा है वो एक प्रकार से मित्रता के बीच में आड़े आती हैं। लेकिन मुझे भी कुछ कम झेंप न थी, इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर उसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। उस भीड़ में आनंद कहाँ रहेगा? पर खेले बगैर तो रहा नहीं जाता। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती से बहुत दूर एकांत में जाकर खेलेंगे। वहाँ कौन देखने वाला बैठा है होगा। मज़े से खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई को खूब रस ले लेकर खाएंगे। इसमें बचपन की जो मिठाई का खूब रस लेकर खाने का मतलब है गया के द्वारा जो हमारे कथानायक की डंडे से पिटाई की गई थी उसकी ओर संकेत किया गया है। अब आगे चलें। मैं गया को लेकर डाक बंगले पर आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चले। साथ में एक कुल्हाड़ी ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किए हुए था, लेकिन गया इसे अभी तक मजाक ही समझ रहा था। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह न था। शायद वह हम दोनों में जो अंतर हो गया था वही सोचने में मगन था। अब आप आगे देखेंगे। मैंने पूछा, तुम्हें कभी हमारी याद आती थी क्या? सच कहना, गया झेंपता हुआ बोला, मैं आपको याद करता हुजूर किस लायक हूँ। बाग में आपके साथ कुछ दिन खेलना बदा था, नहीं मेरी क्या गिनती। यानी कि वो अपने आप को ये कहना चाहता है कि मैं एक साधारण चर्मकार और आप बड़े
इंजीनियर या थानेदार के लड़के, तो ये तो मेरा सौभाग्य है कि अपन साथ में खेले। बाकी मेरी तो कोई भी साथ नहीं है आपकी हैसियत और प्रतिष्ठा के सामने। मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी। तुम्हारा वह डंडा जो तुमने तान कर जताया था, याद है नहीं? गया ने पछताते हुए कहा, वह लड़कपन था सरकार, उसकी याद न दिलाओ। वाह, वह मेरे बाल जीवन के सबसे रसीली याद। रेखांकित करेंगे हम इसको कि कथानायक के बाल जीवन की सबसे रसीली याद कौन सी है, तो वो थी गया के द्वारा मारा गया वो डंडा। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था वह तो अब न आदर सम्मान में पाता हूँ न धन में। कुछ ऐसी मिठास थी उसमें कि आज तक उससे मन मीठा होता रहता है। इतनी देर में हम बस्ती से कोई 3 मील निकल आए। चारों तरफ सन्नाटा है। निर्जन इलाके में चले जाते हैं। पश्चिम और कोसों तक भीमताल फैला हुआ है। भीमताल पर जाकर के खेलते हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है। जहाँ आकर हम किसी कमल पुष्प तोड़ ले जाते थे और उसके झुमके बनाकर कानों में डाल देते थे। जेठ की संध्या केसर में डूबी चली आ रही है। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और टहनी काट ली। चटपट गुल्ली डंडा बन गया। खेल शुरू हो गया। मैं गुल्ली रखकर उछाली। गुच्ची जो हम खेलते हैं तो गुल्ली डंडा के लिए एक पेड़ से घेरा बनाया जाता है जहाँ पर खेल शुरू होता है। गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी। ये वही गया है जिसके हाथों में गुल्ली जैसे आप ही आप जाकर बैठ जाती थी। वह दाने बाएं कहीं हो, गुल्ली उसकी हथेलियों में ही पहुंचती थी। जैसे गुल्लियों पर वशीकरण डाल देता हो। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकदार गुल्ली, सपाट गुल्ली सभी उससे मिल जाती थी। ये नई, पुरानी, छोटी, गोल, सपाट है ना, ये गुल्ली के विभिन्न प्रकार है। छोटा प्रश्न अगर अति लघुतरात्मक पूछा जाए तो हो सकता है इस चीज़ को भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। जैसे उसके हाथों में कोई चुंबक हो, गुल्लियों को खींच लेता हो, लेकिन आज गुल्ली को उससे वह प्रेम नहीं रहा। फिर तो मैंने पदाना शुरू किया। मैं तरह तरह की धांधलियाँ कर रहा था। अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था। ये थोड़ा ध्यान रख लेना, क्योंकि काफ़ी दिनों से कथानायक का खेल के प्रति अभ्यास नहीं था, तो उसकी कसर को वो बेईमानी से या झूठ से, धांधली से पूरी कर रहे थे। हुच जाने पर भी डंडा खेले जाता था। हालांकि शास्त्र के अनुसार गया की बारी आनी चाहिए थी। गुल्ली पर ओछी चोट पड़ती और वह जरा दूर पर गिर पड़ती तो मैं झटपट कर उसे खुद उठा लेता, दोबारा टांड लगाता। गया वह सारी बेकायदगियां देख रहा था पर कुछ नहीं बोलता था। जैसे उसे वह सब कायदे कानून भूल गए। उसका निशाना कितना अचूक था। गुल्ली उसके हाथ से निकलकर टन से डंडे में आकर लगती थी। उसके हाथ से छूटकर उसका काम था डंडे से टकरा जाना, लेकिन आज वह गुल्ली डंडे में लगती ही नहीं। कभी दाहिने जाती है, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे। यानी कि आप यूँ समझें कि जो पद और प्रतिष्ठा है वो गया और उनके बीच में जो खेल होना चाहिए, जो वास्तविक गेम होना चाहिए, उसमें बाधक बन जाती है। अब आप आगे देखें। आधा घंटा पदाने के बाद एक बार गुल्ली डंडे में आ लगी। मैंने दान ली कि गुल्ली डंडे में नहीं लगी, बिल्कुल पास से गई लेकिन लगी नहीं। गया ने किसी प्रकार का असंतोष प्रकट नहीं किया। यानी कि उन्होंने जो हमारे लेखक ने कहा और उन्होंने मान लिया, और वो ये भी कहते हैं कि न लगी होगी। डंडे में लगती तो क्या मैं बेईमानी करता, ऐसा हमारे लेखक या कथानायक कह रहे हैं। नहीं भैया, तुम भला बेईमानी करोगे, अर्थात आप बेईमानी नहीं करोगे या नहीं कर सकते, यह उनका विश्वास है अपने दोस्त के प्रति। बचपन में मजाल था कि मैं ऐसा घपला करके जीते बचता, यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता, लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखे दिया चला जाता था। गधा है, सारी बातें भूल गया। सहसा गुल्ली फिर डंडे से लगी और इतने जोर से लगी जैसे बंदूक छूटी हो। इस प्रमाण के सामने अब किसी तरह की धांधली करने का साहस मुझे इस वक्त भी न हो सका, लेकिन क्यों न एक बार
सबको झूठ बताने की चेष्टा करूं। मेरा हरज जी क्या, मान गया तो वाह वाह, नहीं तो 2-4 हाथ पदना ही तो पड़ेगा। अंधेरे का बहाना करके जल्दी से गेला छुड़ा दूंगा। गेला यानी कि रास्ता छुड़ाना, पिंड छुड़ाना। फिर कौन दांव देने आता है। गया ने विजय के उल्लास में कहा, लग गई टन से बोली। मैंने अनजान बनने की चेष्टा करके कहा, तुमने लगते देखा? मैंने तो नहीं देखा। टन से बोली है सरकार, और जो किसी ईंट से लग गई हो। मेरे मुख से ये वाक्य उस समय कैसे निकला, इसका मुझे खुद आश्चर्य है। इस सत्य को जुठलाना वैसा ही था जैसे दिन को रात बताना। कहने का आशय कि पूरी तरह स्पष्ट था कि हमारे कथानायक आउट हो गए। उसके बावजूद भी उन्होंने एक नया धांधली करना शुरू कर दी। लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। हाँ, किसी ईंट में ही लगी होगी। डंडे में लगती तो इतनी आवाज़ नहीं आती, यानी कि बहुत ज़्यादा आवाज़ आती। मैंने फिर पदाना शुरू कर दिया, लेकिन इतनी प्रत्यक्ष धांधली कर लेने के बाद गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी। इसलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे में लगी तो मैंने बड़ी उदारता से दांव देना तय कर दिया। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया है भैया, कल पर रखो। यानी कि अब शाम का वक्त हो चुका है, अब जो मेरी बारी है इसको अपन कल पूरा करेंगे। नहीं नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दांव ले लो। गुल्ली सूझेगी नहीं, कुछ परवाह नहीं। गया ने पदाना शुरू किया, पर उसे अब बिल्कुल अभ्यास न था। उसने 2 बार टांड लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार हुच गया। 1 मिनट से कम में वह दांव पूरा कर चुका था। बेचारा घंटा भर पदा, पर 1 मिनट में ही अपना दांव खो बैठा। मैंने अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया। एक दांव और ले लो, तुम तो पहले ही हाथ में हुच गए। नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया। अब लेखक या कथानक कहते हैं, तुम्हारा अभ्यास छूट गया, कभी खेलते नहीं। खेलने का समय कहाँ मिलता है भैया। हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुंच गए। गया चलते चलते बोला, कल यहाँ गुल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, तुम भी आओगे। जब तुम्हें फुर्सत हो तभी खिलाड़ियों को बुलाऊं। तो ये भीमताल पर जब 20 साल के बाद में हमारे कथानायक और गया दोनों जाकर के खेलते हैं, तो अफसरी के कारण गया जो है वो कथानक के साथ में पूरी तरह से या ठीक ढंग से खेलता भी नहीं है, क्योंकि वो अफसरी या पद प्रतिष्ठा उनके बीच में बाधक बन जाती है। लेकिन अगले दिन के लिए जो खेल होगा उसके लिए वो कथानक को भी आने का न्योता यहाँ से दे कर के चला जाता है। मैंने शाम का समय दिया और दूसरे दिन मैच देखने गया। कोई 10-10 आदमियों की मंडली थी। कई मेरे लड़कपन के साथी निकले, अधिकांश युवक थे जिन्हें मैं पहचान न सका। खेल शुरू हुआ। मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल, उसका वह नैपुण्य देखकर मैं चकित हो गया। टांड लगाता तो गुल्ली आसमान से बात करती। कल की सी वह झिझक, वह हिचकिचाहट, वह बेदिली आज न थी। लड़कपन में जो बात थी आज उसने प्रौढ़ता प्राप्त कर ली थी। कहीं कल इसने मुझे इस तरह पदाया होता तो मैं जरूर रोने लगता। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लाती। पदने वालों में एक युवक ने कुछ धांधली की। देखिए, अब जब दूसरे दिन देखने जाते हैं कथानक और किस प्रकार से गया अपने नैसर्गिक खेल को खेलता है और किसी ने उस खेल में धांधली की। उसने अपने विचार में गुल्ली लपक ली थी। गया का कहना था गुल्ली जमीन में लगकर उछली थी। इस पर दोनों ने ताल ठोकने की नौबत आ जाती है। युवक दब गया। गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर डर गया। अगर वह दब न जाता तो जरूर मारपीट हो जाती, जैसा कि कथानक की अपने बचपन के दौर में गया के साथ में हरकतें हुई थी। मैं खेल में न था, पर दूसरों के इस खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था जब हम सब कुछ भूल कर खेल में मस्त हो जाते थे। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना किया। नहीं तो इतना प्रतिभाशाली और खेल के प्रति पारंगत गया ऐसे कैसे खेल के मैदान से अप्रतिहत हो जाता हो। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की,
बेईमानी की पर उसे जरा क्रोध न आया, इसलिए कि वह खेल न रहा था, मुझे खेला रहा था। मेरा मन रख रहा था, वह मुझे पदा कर मेरा कच्चू मर नहीं निकलना चाहता था। मैं अब अफसर हूँ, यही अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई है। ये एक अच्छी और रेखांकित करने जैसी बात है कि अफसरी जो है उनकी मित्रता के बीच में, उनके खेल के बीच में, या उनके बीच में जो भी संबंध होना चाहिए उनके बीच में ये दीवार का काम कर रही है। मैं अब उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, आचार शिष्टाचार साचर्य नहीं पा सकता। लड़कपन था तब मैं उसका समकक्ष था, अब मैं कोई भेद न था। यह पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपनी जोड़ नहीं समझता, वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। तो साथियों, अपनी जो सरयू हिंदी साहित्य प्रथम कक्षा 12वीं का पद्य के साथ साथ गद्य का भी पहला पाठ गुल्ली डंडा नामक कहानी यहाँ ख़त्म होती है। छोटी छोटी चीज़ें लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण गुल्ली डंडा कहानी है। मुंशी प्रेमचंद इनके लेखक हैं। मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय के संदर्भ में, या हम समझें कि जितने भी कवि और लेखक हैं उनके जीवन परिचय के संदर्भ में हम पृथक से वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। लेकिन हमारा ये जो गुल्ली डंडा नामक रोचक और सरल पाठ है वो पूरा हो गया है। इसमें जो भी मैंने चीज़ें रेखांकित की हैं, मैं समझता हूँ छोटे छोटे या अति लघुतरात्मक प्रश्नों के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी आपके जो भी बड़े प्रश्न है उसको भी इन्हीं कंटेंट को या इन्हीं पाठ में से इसका सार निचोड़ निकाल करके आप सारे प्रश्न सरल कर सकते हो। अगर आपने अच्छे से इसको पढ़ा है, अच्छे से समझने की कोशिश की है, तो कोई भी प्रश्न इसका आपसे निकल नहीं सकता। सभी प्रश्न आप हल कर सकते हो, चाहे वो छोटे वाला प्रश्न हो, चाहे वो निबंधात्मक प्रश्न हो, चाहे इनकी व्याख्या के संबंध में उठने वाला प्रश्न हो। तो इस तरह से हमारा दूसरा पाठ हिंदी साहित्य सरयू प्रथम का परिपूर्ण होता है। आपको इंडिकेट करते हैं कि यदि आपने अपने साहित्यिक संवर्धन मंच नामक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। 10वीं पास आउट, यूँ समझें कि 11वीं पास आउट और जो 12वीं के एग्ज़ाम्स हैं उन सभी छात्रों को शीघ्रातिशीघ्र पहुंचाने में मदद करें। आपके द्वारा जितने वीडियो देखे जाएंगे, जितने वॉच आवर्स, जितने व्यूज, जितने सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे, ये सब्सक्राइबर ही है जो मेरा उत्साह को बढ़ाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपके छोटे भाइयों तक, क्लास 12th और 11th कक्षोन्नत जो भी स्टूडेंट्स हैं उन तक पहुँचाएँ ताकि उनको फ़ायदा मिले और इससे मुझे भी प्रेरणा मिले। आज इतना ही, अगले वीडियो तक इंतज़ार करते रहिएगा। तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।